के सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। With a beautiful patriotic note, I, Shraddha Agrawal, And I, Riya Kukreja, welcomes all the members of GLA fraternity to celebrate our pious day of freedom, giving a tribute to those who have sacrificed their life for free India, our India. इस समारोह में आए सभी लोगों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, भेष, परिवेश। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, देश, परिवेश, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्र ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। तो हमारे आज के समारोह को प्रारंभ करते हुए अब मैं वीसी सर जी से निवेदन करूंगी कि वह हमारे समक्ष आकर ध्वजारोहण करें। मैं अब वीसी सर से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आकर आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर हमें कृतार्थ करें। विश्वविद्यालय के सभी आदरणीय अधिकारीगण, अध्यापक बंधुओं, कर्मचारीगण, ऐसे अतिथि जो बाहर से आमंत्रण पर आए हों, और यहाँ के सभी छात्र और छात्राएं, यह देश का 69वां ये स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास में एक बहुत अच्छे स्वरूप में सामने आ रहा है। वैसे तो हमारे देश का पूरा इतिहास संघर्ष और त्याग का इतिहास है। कोई भी राष्ट्र
जब त्याग करने से कतराता है, अपनी बुराइयों को दूर करने से कमज़ोर हो जाता है, वो राष्ट्र कभी भी संसार के सामने सिर उठाकर नहीं देख सकता। दो प्रकार के राष्ट्र पूरे विश्व में हैं, जिनमें सामर्थ्य है लेकिन भोग प्रधान है। पूर्व के राष्ट्रों में धनाढ्यता कम है, लेकिन बलिदान, पवित्रता और वहाँ के जन जन में एक भाव रहता है कि हम दिन चार रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे। हम चाहे कुछ दिन के लिए ही हैं, पर मेरे बाद मेरे राष्ट्र का गौरव सदा अमर रहे। सैक्रिफाइस का अर्थ भी यही है, मैं दिन चार रहूं न रहूं। सैक्रिफाइस मतलब अपने लिए नहीं होता, अपने को छोड़ के अपना जो त्याग करता है। मुझे कुछ नहीं मिले, सबसे अधिक बड़ा कष्ट मुझे मिले और सुख मेरे देश को मिले, यही बलिदान और त्याग की परंपरा इस देश में। एक शास्त्र में मैं पढ़ रहा था और उसका 1/4 श्लोक में यही था, त्यागः शांति अनंतरम। The peace will be achieved only by sacrifice. कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं पहले हमें शांति मिल जाए तो उसके बाद हम त्याग करें, ये ऐसा कभी नहीं होता। जब राष्ट्र गुलाम था, करोड़ों लोग मरते थे, लेकिन जो परकीय सत्ता थी, विदेशी सत्ता थी, उसको कोई भी संवेदना नहीं थी। आप देखेंगे कि राष्ट्र गरीब था, भूखा मरता था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ कि देश में खाने पीने की कमी हो गई, सारा अनाज यूरोप की तरफ जाता था। हमारे देश के लोगों के पास में यह दाल थी तो गेहूं नहीं था, गेहूं था तो दाल नहीं। ऐसे अनेक देश के लोग थे जो एक प्रकार के अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। वो तो अच्छा हुआ कि दांडी मार्च के बाद में नमक देश में मिलने लगा, इसलिए गरीबों ने नमक रोटी खाई। जब देश आज़ाद हुआ तब आज हमको लगता है कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, हम शिक्षा पर कितना खर्च कर सकते हैं, हम सेना पर कितना खर्च कर सकते हैं। और हमारे देश में किसी ने ऐसा कहा है कि भारतवर्ष 1 साल ईमानदार रहे तो सारे विश्व का सिरमौर राष्ट्र हो सकता। अर्थात हमारे देश का जो भ्रष्टाचार है, ये पूरे संसार की जो प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है उसकी तुलना में बहुत बड़ा है। और ये गंदगी मन की है। कोई व्यक्ति ये 4 रोटी खाता है तो वो 3 रोटी से जीवित नहीं रह सकता, ये उसकी मन की कमी है। 2 रोटी खा के नहीं रह सकता, ये उसके मन की कमी है। जिसके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं वो 2 जोड़ी कपड़े से नहीं रह सकता, ये उसके मन की कमी है। हम जब छात्र थे तो देश आज़ाद हुए कोई बहुत दिन नहीं हुए थे, तो किसी के पास में भी 2 जोड़ी से कपड़े ज़्यादा नहीं होते थे, किसी के पास में भी 1 जोड़ी से अधिक जूते नहीं होते थे। जो व्यक्ति मोजा पहनने वाला होता था उसको बड़ा धनाढ्य माना जाता था। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। अब केवल संकल्प की आवश्यकता है। ये जो सारी शिक्षा है, इसमें प्रथम क्लास से लेकर के और अंतिम पीएचडी तक हमें गुस्सा तो आता है, पर इसमें तपस्या का, हमारे संकल्पों को सुधारने का, हमारे मन में शुद्धता का आचरण, हम सत्य कैसे बोलें, हम धर्म पर कैसे चलें, कर्तव्य कैसे करें,
और अपने जीवन में कोई ऐसा है जहां मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूं? त्याग के लिए कौन सा स्थान है? अब हमारे देश के लोगों को त्याग कहाँ दिखाई देता है? तो चलो साधु संतों को दान कराओ। ये त्याग नहीं है। त्याग जो है देश की किसी पूर्ति को पूरा करता हो, वहां पर बलिदान को त्याग कहा गया। हम केवल बचे हुए धन को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ के आते हैं जिसका हमें ही नहीं पता है कि उसका क्या होगा। आज पूरे देश में 50 लाख करोड़ रुपए का सोना है और देश के रुपए का अवमूल्यन होता है। 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको प्रतिदिन भोजन के लिए बहुत प्रयास करना होता है। और इतने छात्र हैं हम, हमारे देश में इतना पढ़ा लिखा वर्ग है कि पहले तो हम सरकारी नौकरी में थे, इसलिए लगता था कि सरकार की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। अब हम निजी क्षेत्र में सेवा करने लग गए तो लगता है कि निजी क्षेत्र की सेवा करना ही राष्ट्र की सेवा है। किसी भी व्यक्ति के पास में एक ऐसा उपादान नहीं है, उसके हाथ में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि मैं अपने अलावा कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर अपने जीवन का उत्सर्ग, अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन का त्याग कर सकता हूं। कभी हम जब अपनी डायरी लिखेंगे और उसमें सोचेंगे कि हमने अपने देश के लिए क्या किया और देश ने मेरे लिए क्या किया, इन दोनों में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो आज की पीढ़ी निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, हो सकता है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो क्योंकि उसके माता पिता ने पढ़ाया है, पर जो हमारी पीढ़ी पढ़ी है उसको तो देश ने पढ़ाया। 1947 से 2000 तक जो भी पीढ़ी इस देश की पढ़ी, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होती है तो उससे बड़ा पापी कोई भी नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्र को इतने वर्ष तक गरीब जनता के पैसे से ये राष्ट्र उठा, हम सब उसी पैसे से पढ़े और इसलिए हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को कुछ दे के जाएं। पहली पीढ़ी में था ऐसा, आज़ादी से पहले की पीढ़ी ऐसी थी। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि अपने बेटे से कह दो कि जो मैंने कमाया है वो देश का है, इसको अपने लिए कहीं काम पर नहीं ले, अपने काम में लेगा तो इसका मतलब ये देश के लिए गद्दार, ये बिना मतलब की बात करता है राष्ट्र। उनकी सारी प्रॉपर्टी 1987 में मैंने बेच करके और एक वनवासी क्षेत्र को दे दी। मुझे लगा कि मेरे पिता की ही जब इच्छा नहीं थी कि मैं इसका उपयोग करूं, तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा इसका उपयोग मत कर। तो जब तक माँ बाप नहीं इस प्रकार का संकल्प दे के जाएंगे कि जब तुम पुरुषार्थी बनो तो हमारे छोड़े हुए पुरुषार्थ को राष्ट्र को समर्पित करो, ऐसे संकल्प जब तक हमारे मन में नहीं आएंगे और ये जो धन का स्वार्थ है, धन की जो गुलामी है, ये लाइफ लॉन्ग रहती है। अर्थस्य पुरुषोदासः, कब रिटायर होंगे कोई नहीं सोचने वाला है। आने वाली पीढ़ी को कब मौका देंगे ये कोई नहीं सोचने वाला है। मैं गांव में लौट करके जाऊंगा जहां से निकला था, वहां कुछ दूंगा, ये कोई नहीं सोचने वाला है। ये शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें ये देश को खा जाएंगी, ये फ्लैट संस्कृति इस देश को फ्लैट बना देगी। एक एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना धन का संकलन इनमें रहने के लिए करता है, देश में जब हम पैदा हुए तो 1 वाट भी हमें गांव में रहते समय बिजली की आवश्यकता नहीं थी। सुबह गए, नदी में नहाए, स्कूल गए, वहाँ कोई बिजली का काम होता ही नहीं था। और आज का छात्र जब भी किसी स्कूल में जाता है, पहले ये देखता है इसमें एसी है कि नहीं,
और वास्तव में देश अब ऐसा हो गया है कि यह देश इस देश की गर्मी को सहन नहीं कर सकता, और इसलिए इस राष्ट्र में जो इस देश की गर्मी सर्दी को सहन नहीं कर सकता, वो राष्ट्र का नागरिक कभी भी राष्ट्र के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। विदेशों में जहाँ बच्चे ठंडी में पैदा होते हैं, सबसे पहले पैदा ही होते हैं उसको बर्फ़ में डाल देते हैं, और वो प्रयास करता है। पहले हमारे देश में जब राजा का बच्चे को वनवास दिया जाता था तो वो सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता था। आज न हम देश के लिए वनवास लेते हैं, न आज हम देश के लिए संकल्प लेते हैं, न हम देश के लिए पढ़ते हैं, हम अपने लिए पढ़ते हैं। इस पूरे GLA का जितना वातावरण है उसको बनाने में जितना हमारा समय लगता होगा, उससे एक ढाबा जो है उसको ख़राब कर देता है। ढाबा जो है ये ज़्यादा शिक्षा दे रहा है। वो कौन सी शिक्षा दे रहा है? शराब पियो, अंडे खाओ, मीट खाओ, लड़ो, नशाखोरी करो, ये शिक्षा। और यहाँ पर क्लास मत जाओ, टीचर की बात मत मानो, अशांति से रहो, और नीरज जी से कहो कि हमें आपको जॉब देना आपका धर्म है, प्लेसमेंट आपका धर्म है। मैंने उनसे कहा था कि भगवान आपको 100% आज़ादी दे, अभी 80% आपने किया, अब 100% दो। लेकिन इन छात्रों को भी सोचना पड़ेगा कि डिजायर आफ्टर डिजर्विंग, इच्छा करो लेकिन पहले उसके योग्य हो जाओ। कोई भी कंपनी आपको अयोग्यता के लिए नहीं रखेगी, कोई भी राष्ट्र आपकी अयोग्यता से बलवान नहीं हो सकता। सैनिक इतनी तैयारी करता है, इसके बावजूद भी युद्ध में मारा जाता है। हमने तो कुछ तैयारी की नहीं है। जैसे ही हम जाएंगे किसी भी युद्ध में, किसी कारखाने में, किसी कंपनी में, 1 महीने की ट्रेनिंग में पता लग जाएगा हमने क्या सीखा। तैयारी ऐसी करो कि सारे संसार में कहीं भी जाओ आपका सर हमेशा ऊंचा रहे। और मुझे लगता है कि आज के इस पूरे विश्व में यदि भारत सर उठा के खड़ा रहा तो सब जगह भारत होगा। और देश में तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे देश में ही पैदा हो रहे हैं। यहाँ से पढ़ के वहाँ जाओ, सारे विश्व का कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो, और अपने राष्ट्र को सबसे ऊंचा रखो। ये मेरा देश है और मैं इस देश के लिए आजीवन कार्य करता रहूँगा। और वंदे मातरम का अर्थ यही है। हमने वंदे पितरम नहीं कहा है, पिता को नहीं कहा है, माँ को कहा है, जिसने पूरा सेक्रीफाइस किया तब हम खड़े हुए। उसने हमारे पेशाब धोए, टट्टियाँ धोई, कपड़े धोए और हमें खड़ा कर दिया मालिश कर करके, दूध पिलाया, खुद चाहे ना सोई हो हमें सुलाया। जब माँ का जैसा बलिदान बच्चे में आ जाता है तब जाके देश खड़ा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहूँगा, खड़े हो जाओ इस राष्ट्र को बनाने के लिए। धन्यवाद।